एक बहुत बड़ा शिप जो कि पृथ्वी पे आके क्रैश हो जाता है। उसके अंदर एलियन भी मौजूद थे जो पृथ्वी पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और धरती पर कुछ एआई मौजूद हैं जो उन एलियन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएंगे? हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को। हमने प्रीवियस सारे एपिसोड एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। तो बिना देर के चलते हैं 4 एपिसोड की कहानी की तरफ। शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो एक जगह पे है। उसे लैब के अंदर लाया गया है क्योंकि पिछले एपिसोड की लास्ट में वो बेहोश हो चुकी थी। यहाँ पे सेल्विया उसके पास में है। सेल्विया का हस्बैंड आर्थर भी यहीं पे है। कर्श नाम का जो एआई है यानी सिंथेटिक बॉडी है वो भी यहीं पे है। उन लोगों ने वेंडी की सुनने की क्षमता बहुत कम कर दी है, यानी कि वेंडी इनकी आवाज को नहीं सुन सकती। इन्हें पता चलता है कि वेंडी इन जियो की आवाज को सुन सकती है जो स्पेसशिप में मौजूद थे। तब तक बॉय कॉलियर यहाँ पे कर्ली नाम की लड़की के साथ में आ जाता है। बॉय कॉलियर कहने लग जाता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो चीज़ हमारे पास में है हमें उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, यानी कि जो स्पेसशिप से जीव आए हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, वेंडी के ऊपर टाइम पास मत करो। बॉय कॉलियर सेल्विया को भी कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम इसकी माँ नहीं हो तो तुम इसके पास में बैठी रहोगी। सेल्विया कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसे आराम की ज़रूरत है। तब डॉक्टर सेल्विया भी यहाँ से चली जाती है। आर्थर यहीं पे बसता है और बॉय कॉलियर आर्थर से बातें करता है। तब तक यहीं पर हरमित भी आ जाता है जो कि वेंडी का भाई है। वो अपनी बहन को देख के बहुत खुश होता है। बॉय कॉलियर हरमित को कहता है कि हम दोनों का इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, शायद तुम मेरी किसी छोटी से छोटी कंपनी के लिए काम करते हो। हरमित को भी ये पता चल जाता है कि स्पेसशिप के अंदर जो एलियन थे वो यहाँ पे लाए गए हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वेंडी की सुनने की क्षमता को फिर से ऑनलाइन किया जाता है, यानी कि अब जाके वेंडी इन लोगों की बातें सुन सकती है। आर्थर वेंडी से भी पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। वो बताती है कि जब मैं उठी थी तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए मैं जा रही थी, तब अचानक मैं बेहोश हो गई। आर्थर तब उसकी सुनने की क्षमता को और बढ़ा देता है। वो बताती है कि मुझे अभी भी वो आवाज़ें सुन रही है, इसे जल्दी से कम करो। तब आर्थर उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम कर देता है। आर्थर कहता है कि जो भी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है हम उसे रोक सकते हैं। बॉय कॉलियर कहता है कि नहीं, इस आवाज़ को रोकना नहीं है, उन्होंने इस लड़की को चुना है। बॉय कॉलियर ये भी कहता है कि वो किस तरह की आवाज़ निकालते हैं, क्या तुम ये आवाज़ निकाल सकती हो? क्योंकि तुम एक एआई हो, तुम तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकती हो। तो वो आवाज़ निकालने का ट्राई करती है और वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करती है जैसी आवाज़ें वो क्रिएचर कर रहे थे। हरमित कहता है कि मेरी बहन को आराम करने दो। डॉक्टर भी यही फैसला करता है कि इस लड़की के बॉडी पार्ट्स को आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए बॉय कॉलियर भी कहता है कि ठीक है, हम इसके ऊपर कल सुबह एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब हरमित अपनी बहन को लेके यहाँ से चला जाता है। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तब बॉय कॉलियर यहाँ पे अपने सहयोगी एटॉम से बात करता है। एटॉम को पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बताता है कि तुम्हें ये अंडे या जीव यूतानी को सौंप देने चाहिए और अपने ओरिजिनल मिशन पे ध्यान देना चाहिए। तो बॉय कॉलियर कहता है कि नहीं, उसके भाई हरमित को यहीं पे रोके रखो क्योंकि हम वेंडी के ऊपर और भी काम करना चाहते हैं। हरमित अपनी बहन वेंडी के साथ में है। वेंडी उसे अपना चार्जिंग स्टेशन दिखाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हरमित कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं उन डॉक्टर्स से नाराज़ हूँ। जब तुम हॉस्पिटल के अंदर थी तब उन्होंने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया था। तब तक हम स्लाइटली को देखते हैं। वो यहाँ से एकांत में गया हुआ है और यहाँ से मोरो नाम के उस साइबोर्ग से बातें करता है। मोरो कहता है कि हम दोनों दोस्त ही हैं, बस तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत है। बॉय कॉलियर पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक अंडा लेके आना होगा। वो अंडा तुम्हारी लैब के अंदर मौजूद है। लेकिन स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मोरो उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और बताता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। वो अंडा मेरा था और तुम्हारे बॉय कॉलियर ने उस अंडे को चुरा लिया और ये कोई गलत काम नहीं है तुम उस अंडे को अगर मुझ तक पहुँचाते हो तो। साथ ही मोरो ये भी कहता है कि इस बारे में तुम किसी और को मत बताना क्योंकि फिर दूसरे लोग मुझे गलत समझेंगे और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त को कोई गलत समझे, इसीलिए हम दोनों की बातों का जिक्र तुम किसी के सामने मत करना। मोरो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। मेरा नाम है कुमी मोरो, ये मेरा ओरिजिनल नाम है। अब तुम्हारा नाम ओरिजिनल क्या है वो मुझे बताओ। स्लाइटली कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, हम किसी को भी अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता सकते। मोरो कहता है कि तुम उस पर यकीन कर सकते हो, हम दोनों दोस्त हैं। तो स्लाइटली अपना ओरिजिनल नाम बताता है और कहता है कि मेरा ओरिजिनल नाम आरुष सिंह है और मैं एक इंडियन हूँ। तब मोरो कॉल को काट देता है और ये आरुष सिंह अपने कमरे के अंदर जाता है। तब वहाँ पे उसे क्रश मिल जाता है। क्रश पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। आरुष यानी स्लाइटली बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और क्रश आरुष से पहेलियों में बातें करता है, अजीब तरह की बातें करता है और उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं।
कर्श ये भी कहता है कि अगर मान लो मैं कोई गलत काम करूं तब तुम क्या करोगे। आरुष कहता है कि मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं आपको गलत काम करने से रोकूं। तब कर्श उसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। अब लैब के अंदर भी एक भेड़ को लाया जाता है। इस भेड़ के ऊपर बॉय कोलियर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। यहाँ पे एक छोटा सा जीव है जो स्पेस के अंदर से लाया गया था। इस जीव को उस जगह छोड़ देते हैं जहाँ पर ये भेड़ मौजूद है और वो जीव भागकर इस भेड़ से चिपट जाता है और इस भेड़ की आंख को निकाल देता है, उसे मार देता है और उसकी आंख की जगह खुद की आंख लगा लेता है। ये भेड़ फिर से उठ खड़ी होती है, लेकिन अब की बार जो नज़ारा था वो केवल वो जीव ही देख रहा था। उस वजह से वो यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान को स्कैन भी करता है। बॉय कोलियर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये चीज़ तो बहुत तेज़ है और इंटेलिजेंट भी है, हम इस जीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आर्थर और सेल्विया इन दोनों को देखते हैं। आर्थर सेल्विया को एक जगह पे लेके आता है। आर्थर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुमसे चुपके से बात करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। वो बताता है कि हम लोग सिंथेटिक बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक लैब के अंदर वो जीव ले आया। हम अपना पहला टेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि तुम इस बारे में क्यों सोचते हो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। तो आर्थर कहता है कि बात ऐसी नहीं है। वो कहता है कि जो सिंथेटिक बॉडी हमने बनाई है वो तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बॉय कोलियर ने उन्हें जंग के मैदान में भेज दिया था और सुबह भी बॉय कोलियर हमारे पास में आके अजीब सी बातें कर रहा था। इतना तो हमारे पास में डेटा भी नहीं है। सेल्विया इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो रिस्क लेता है, रूल तोड़ता है, उसी वजह से तो वो आज सबसे अमीर है। तब आर्थर कहता है कि हम दोनों को कोई नया प्लान सोचना होगा, क्या पता हालात बद से बदतर हो जाएं। तो सेल्विया कहती है कि ठीक है, हम कोई प्लान जरूर सोच लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे निब्स नाम की लड़की आती है जो पूरे दिन अजीब सी रहती है। वो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं एक बेबी को जन्म देने वाली हूँ। सेल्विया कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक एआई हो। वो कहती है कि किसने कहा कि मैं एक एआई हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक बेबी को जन्म दे सकती हूँ। सेल्विया कहती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि तुम बहुत छोटी हो, उसी वजह से तुम कोई बेबी को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन ये निब्स नाम की लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी वजह से सेल्विया उसे अपने ऑफिस में लेके आती है, जहाँ उसे 2-4 बातें करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस होता है, तुम्हारे साथ वहाँ क्रैश साइट के अंदर क्या हुआ था। लेकिन निब्स नाम की लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सेल्विया कहती है कि बेबी पैदा होने का एक प्रोसेस होता है, मेल और फीमेल जब मिलते हैं तब उनके प्रोसेस से बेबी पैदा होता है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत सिखाओ। और निब्स नाम की ये लड़की सेल्विया के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करती है तो उसके ऊपर ही आ चढ़ती है। उस वजह से सेल्विया डर जाती है। सेल्विया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी और वो यहाँ एक इमरजेंसी बटन को दबा देती है। तब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। सेल्विया यहाँ पे निब्स को कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ और वहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारी चाय वहीं पे भिजवा दूंगी। और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि इसे हाई सिक्योरिटी के अंदर बंद करके रखना, कहीं ये भाग ना जाए। बॉय कोलियर का जो सहयोगी एटॉम है वो यहाँ से हरमित के पास में जाता है। हरमित को बोलता है कि ये एक हाई फैसिलिटी एरिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बॉय कोलियर कहता है कि मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगा। एटॉम कहता है कि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम उसे नहीं ले जा सकते, और अगर तुम हमसे बहसबाजी करने की कोशिश करोगे तो हमने तुम्हारे अंदर कुछ ऑर्गन डाले हुए हैं और तुम्हारा मेडिकल का खर्चा भी हमने ही उठाया है, उसी वजह से तुम हमें पैसे दे देना और यहाँ से चले जाना, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, तुम इन सारे पैसे की भरपाई यहाँ पे रह के कर सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। तो हरमित इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी बहन वेंडी के साथ यहाँ पे रहने का फैसला करता है। वेंडी भी यहाँ से बॉय कोलियर के पास में जाती है ताकि वो सिल्विया से मिल सके, लेकिन बॉय कोलियर कहने लग जाता है कि तुमने वहाँ स्पेसशिप के अंदर बहुत अच्छी फाइट करी, तुम सच में बाकी के मुकाबले अच्छी तरह से लड़ी हो। वेंडी कहती है कि मैंने देखा था कि आप लोग उन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको उन्हें नहीं काटना चाहिए था। बॉय कोलियर कहता है कि वो जीव बहुत ही खतरनाक हैं, वो हमारी फिराक में रहते हैं कि हमें कब काट लें, उससे पहले हमने ही उन्हें काट दिया, यानी कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। बॉय कोलियर ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा क्योंकि उसे यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है। वेंडी कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे भाई को यहीं पे रहने दो। बॉय कोलियर कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, एलियन की बातें समझने में तुम मेरी मदद करोगी, जब तक तुम मेरी हेल्प करोगी तब तक तुम्हारा भाई यहीं पे रहेगा, और अगर उसने तुम्हें जरा भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ से भेज दूंगा। तो वेंडी कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। हम कर्श को अभी देखते हैं, आइजैक नाम का एआई उसके साथ में है, वो यहाँ पे उस बेड को देख रहे हैं जिस बेड के अंदर वो जीव चला गया है। आइजैक जब बाहर आता है तब उसे यहाँ स्लाइटली मिल जाता है। स्लाइटली उन अंडों को चुराने के लिए इस तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उस वजह से वो अंडे नहीं चुरा पाता और कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से भाग जाता है। स्लाइटली यहाँ से बाहर भाग जाता है, यानी कि वो आरुष सिंह। यहाँ से जाते ही वो मोरो से बात करता है और हमें पता चलता है कि जो कर्श नाम का एआई है वो इन दोनों की बातों को सुन रहा है।
स्लाइडली मोरो को कहता है कि मैं ये काम तुम्हारा नहीं कर सकता। उन अंडों को चुराना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है। तुम किसी और को देख लो, शायद वो तुम्हारे लिए काम कर दे। मोरो कहता है कि काम तो तुम ही मेरे लिए करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के पास में बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी माँ का मीरा सिंह नाम है। आरुष बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मोम को हर्ट मत करना। मोरो कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, बस तुम मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, उन अंडों को किसी तरह चुरा लो। आरुष कहता है कि हाई सिक्योरिटी के अंदर से उन अंडों को चुराना नामुमकिन है। मोरो कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है और प्लान ये है कि तुम कोई भी इंसान अंदर ले जाओ, यानी इस लैब के अंदर ले जाओ। उस अंडे के अंदर से जो जीव निकलेगा वो उस इंसान के अंदर चला जाएगा। 2 दिन तक वो इंसान बेहोश पड़ा रहेगा, इसीलिए 2 दिनों तक तुम्हें उस इंसान को छुपाए रखना होगा। 2 दिन बाद वो इंसान खुद ब खुद उठ जाएगा और तब तुम बाहर उसे मेरे पास तक पहुंचा देना और इस तरह से उन अंडों के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो मुझे मिल जाएगी। बस तुम मेरा यही काम कर दो। आरुष अपनी मोम मीरा से भी बातें करता है और कहता है कि मोम आप चिंता मत कीजिए, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मोरो को भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें कर्ष नाम का एआई सुन रहा है और कर्ष नाम का एआई वो जल्दी से उन अंडों के पास में आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मुझे इन अंडों की और भी तगड़ी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि आरुष इन अंडों को बाहर ले जा सकता है। अब सारे एआई बाहर बैठे हुए हैं। हरमित भी उन्हीं के साथ में खेल रहा है। आरुष तब यहाँ पे आ जाता है। वो हरमित को देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये तो एक इंसान है, इसीलिए वो यहाँ पे वेंडी को बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, मेरी फैमिली यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। और उसके इस आइडिया से बाकी लोग भी सहमत होते हैं। वो भी फैसला करते हैं कि अगर वेंडी का भाई यहाँ पे हो सकता है तो हमारे फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे होने चाहिए। हमें इन लोगों के खिलाफ बगावत खड़ी करनी होगी। लेकिन 1-2 एआई ऐसे भी थे जो इस चीज़ से सहमत नहीं थे क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर का होना उनके काम में रुकावट डाल सकता है। जब रात हो जाती है तब हरमित शीशे के सामने खड़ा होके उस जगह को देखने लग जाता है जहाँ पे उसके अंदर बॉडी पार्ट्स को डाला गया था, ऑर्गन डाले गए थे। और खिड़की पर यहाँ पे आरुष खड़ा है। वो हरमित की तरफ देख रहा है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि इस जगह पे एक इंसान है जो कि हरमित है। इसे मैं उस लैब के अंदर ले जा सकता हूँ, यानी कि वो अंडों को बाहर निकालने के लिए अब इसी का इस्तेमाल करने वाला है। वेंडी यहाँ से लैब के अंदर गई हुई है और लैब के अंदर मौजूद वो जीवों से बात करने की कोशिश कर रही है। कर्ष ये सब देख रहा है और जो यहाँ पर फेफड़ा लगा हुआ था जो कि हरमित का फेफड़ा था, उस फेफड़े के अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो शीशा तोड़कर बाहर आता है, जो किसी सांप की तरह दिख रहा था। पहले वो बहुत ही छोटा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है। वो अजीब सी आवाज़ें कर रहा था। वेंडी पहले तो उसे देख के डर जाती है लेकिन वो वेंडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और धीरे धीरे वेंडी और वो जीव एक दूसरे को समझ जाते हैं और वेंडी उस जीव को हाथ भी लगा देती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप इसी तरह की साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।